Hello guys, welcome back to our channel and my name is दीपक गुप्ता। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो में प्लानिंग स्टेज के एसेस को रिवाइज करेंगे। तो हमारा प्लानिंग स्टेज का फर्स्ट एसे है एसे 200। एंड वन मोर थिंग कि जब भी हम एसे पढ़ेंगे तो हमें दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि एसे फर्स्ट थिंग कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे, एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसे हमें क्या बताना चाहता है। सेकंड थिंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट्स रिक्वायरमेंट, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस एसेस को लेकर। तो हमें दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है एसे पढ़ते हुए। अगर हमें ये दोनों चीज़ पता होगी ना, अगर हम एसे पढ़ेंगे और हमें ये दोनों चीज़ हम हमेशा साथ में लेके चलेंगे तो हम सारे एसेस को ईजी वे में कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एसे 200। एसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। ठीक है, इस एसे के नाम में ही हमारा पूरा एसे छुपा है। ठीक, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है एक ऑडिटर का। ऑडिटर फर्स्ट थिंग, और यहाँ पे किस ऑडिटर की बात हो रही है, स्टैट ऑडिटर की बात हो रही है। यहाँ पे ना इंटरनल, ना हमारा इन्वेस्टिगेशन, ना फॉरेंसिक, इन ऑडिटर्स की बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट हम सारे पूरा ऑडिट को ही हम एक स्टैट ऑडिट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ बोल रहा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी है फिनेंशियल स्टेटमेंट पे जो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। बस इन सिंपल वर्ड हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी है। ठीक, हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देते हैं? बिकॉज ड्यू टू सम लिमिटेशंस, हमारी कुछ लिमिटेशंस है। और जैसे कि हमारा लिमिटेशन है हमारा फिनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारी रिपोर्टिंग हमारी एक लिमिटेशन होगी। हमारा टाइम एंड कॉस्ट एक लिमिटेशन हो गया। हमारा फ्रॉड मैटर एक अलग एक लिमिटेशन होगी। हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स एक लिमिटेशंस होगी। ठीक है, तो हम इस लिमिटेशन की वजह से ही हम एक रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस कभी नहीं देते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीड करते हैं। फर्स्ट थिंग, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर एज पर एस ए 200। Overall objective of independent auditor in conducting an audit of financial statement, the overall objective of auditor are first to obtain reasonable assurance, एक reasonable assurance लेंगे whether financial statement are free from material misstatement। financial statement हमेशा free from material misstatement होगा। material misstatement मतलब एक हमारी एज पर एस 320, इन फ्यूचर एस 320 भी हम रीड करेंगे। मटेरियल वो चीज़ें होती है जो एक, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, रिलायंस को अगर उनको जैसे लगता है 20 लाख से नीचे कोई भी एरर्स होगी तो वो उसको एक बार को इग्नोर कर देगा कि यार वो मेरे लिए एक मटेरियल अमाउंट नहीं है। बट वो एक छोटी कंपनी होगी, उसके लिए वो 10 लाख भी मटेरियल होगी। तो हर एक कंपनी का, हर एक इंडस्ट्री का मटेरियलिटी लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वही बात हो रही है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री होना चाहिए, रिलायंस के केस में 20 लाख से कम होना चाहिए। ठीक, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे एरर से हो, thereby enabling the auditor to express an opinion। एक एक्सप्रेस ओपिनियन ऑडिटर देगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF। वही ओपिनियन भी ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, और जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज पर एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हुआ है। एंड जब अपने वो ओपिनियन देगा, एंड जब अपनी ओपिनियन देगा तो उसके रिपोर्ट भी बनाएगा। बी पॉइंट में यही बोल रहा है कि टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर फाइंडिंग्स। एंड वो कम्युनिकेट करेगा एज पर एससीएस के साथ। ये बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, इन ऑल केसेस व्हेन रीजनल अश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर कुछ इसको मिसस्टेटमेंट मिलती है या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वो गैदर नहीं कर पाता ऑडिटर, उस केस में या तो ऑडिटर उसको क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है, या अगर उसे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल पाते हैं तो वो डिस्क्लेमर देगा। अगर उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो एडवर्स से क्वालिफाइड दे सकता है एज पर जजमेंट। वो ऑडिटर की जजमेंट होगी जब वो ऑडिट कर रहा होगा।
सेकंड टॉपिक इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशन मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है, ये भी मैं वन लाइन रीड कर देता हूँ। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया। सेकंड थिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट। बेनिफिट और कॉस्ट का बैलेंस भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा टाइम ना लगाएं किसी चीज़ पे कि इतना हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। और अदर मैटर्स जस्ट लाइक हमारी रिलेटेड बॉडी ट्रांजेक्शन्स होगी, हमारी सब्सिक्वेंट इवेंट हो गए, फ्रॉड हो गए, तो अदर मैटर्स में आते हैं कि यार वो भी थोड़े लिमिटेड होता है कि हम अगर कोई मैनेजमेंट फ्रॉड करेगी तो अपने फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स भी तो बना के रखेगी ना, तो हमारे लिए तो लिमिटेशन ही होगी ना एक तरह से, ठीक है। इसमें थर्ड टॉपिक है, बेसिक चीज़ है, ऑडिटर रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। इंटर लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ कोर्स इंटर लेवल पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। फाइनल लेवल पे कभी भी एसए 200 पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा, या इसकी कनेक्टिविटी होगी फाइनल लेवल पे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन फाइनल लेवल पे कभी भी नहीं आएगा, इंटर लेवल पे आ सकता है। ए पॉइंट क्या कह रहे हैं, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। ऑफ कोर्स जब भी हम ऑडिट करेंगे तो हम एसए के अकॉर्डिंग ही करेंगे ना। इसमें हमें ऑब्जेक्टिविटी देखना है, अपने कंप्लायंस देखने हैं, रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स हो गए, एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स हो गए, ठीक है। बी पॉइंट कह रहा है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स वही ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, समथिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब हमें देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब हर वक्त आपको अलर्ट रहना है थ्रू आउट दी ऑडिट। ऐसा नहीं कि आप प्लानिंग स्टेज या एग्जीक्यूशन स्टेज या रिपोर्टिंग से किसी एक स्टेज पे आप अलर्ट हो, आपको हर वक्त अलर्ट रहना है थ्रू आउट दी ऑडिट। आपको क्वेश्चनिंग माइंड होने की, अगर आपने क्लाइंट से बोला कि या आपने 10% प्रोविजन क्यों बनाया है, या 20% या 5% आपने प्रोविजन क्यों बनाया है, तो क्लाइंट बोलेगा कि यार ऐसा ऐसा था, ऐसा बना दिया मैंने। तो आपको ऐसा नहीं कि आप क्लाइंट की बात मान लोगे, आपको हम हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड रहना है। आपको पूछना है ना कि यार क्यों बनाया, ये क्या है, कोई ट्रेंड फॉलो किया है, क्या बेस है इसका। आपको हर वक्त क्वेश्चनिंग माइंड के हिसाब से उनसे क्वेश्चन करते रहना है, अलर्ट रहना है आपको थ्रू आउट दी ऑडिट। उससे क्या होता है, आपको ओवरलुक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी हमारे लिए वो हेल्प करता है, जब हम ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर अलर्ट रहेंगे तो। और हमारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करने में भी ये काफ़ी रोल प्ले करता है हमारा, ठीक। प्रोफेशनल जजमेंट सिंपल, आपकी जजमेंट क्या है। जैसे क्लाइंट ने बोला कि मैंने इतना परसेंट एस्टिमेट कर रहा हूँ, मैं प्रोविजन इतना बना रहा हूँ, तो एक जजमेंट है उस क्लाइंट की। तो क्लाइंट से हम जजमेंट उससे पूछेंगे कि यार आपने इतना परसेंट किस बेस पे बनाया, क्या है, ठीक है। इस ये प्रोफेशनल जजमेंट आपको एक्सपीरियंस से साथ एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। एंड आपने काफ़ी चीज़ें देखी होगी, पढ़ी होगी, और डेली बेस पे आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपको उनके हिसाब से आपको प्रोफेशनल जजमेंट आएगा। वो बेसिकली हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ करती है, ठीक है। ई पॉइंट है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। sufficient SAAI sufficient and appropriate audit evidences। of course sufficient and audit evidences होंगे आप पे, तभी आप रीजनल अश्योरेंस दे पाओगे। अगर आप पे sufficient and appropriate audit evidence होंगे ही नहीं, तब रीजनल अश्योरेंस दे नहीं पाओगे, या आप क्वालिफाइड की साइड जाओगे या डिस्क्लेमर से। तो वो भी बेसिक चीज़ है कि हाँ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट भी देखना। एंड ऑडिट रिस्क, इसमें भी ऑडिट रिस्क दैट ऑडिट एक्सप्रेशन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। मतलब कुछ ऑडिटर्स ऐसे होता है जिसकी वजह से ओपिनियन हमारी गलत जा सकती है, ठीक है। जैसे बेसिकली ऑडिट रिस्क इन फ्यूचर भी आएगा। ऑफ कोर्स इनहेरेंट रिस्क हो गया, वन डिटेक्शन रिस्क हो गया, कंट्रोल रिस्क हो गया, पूरा एक चैप्टर है ऑडिट रिस्क का, ठीक है। और जब मैंने काफ़ी हाई नो वेरिएबल की मैंने काफ़ी जल्दी लेकर आया, बट ये बेसिक चीज़ें हैं और ये इन फ्यूचर ये सारी कहीं ना कहीं वापस आएगी। एथिकल रिक्वायरमेंट आगे इसकी भी कनेक्टिविटी है, ठीक है। आपका जैसे ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट हो गया, ये आगे कनेक्टिविटी है इन सब की।
तो ये बेसिक है कि ये, हाँ, ये आपको मतलब ज़्यादा इस पे इतना ध्यान नहीं देना। हाँ, इंटर लेवल वाले बच्चों, आपको ऑफ कोर्स ऐसे 200 का क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनल लेवल पे ये कभी डायरेक्ट आएगा ही नहीं, इनफैक्ट आया भी नहीं है डायरेक्ट कभी। किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होके आएगा, जो कि बेसिक ये आपको ऑब्जेक्टिव है। तो ज़्यादा से फाइनल लेवल पर ज़्यादा आपको ध्यान देना था, इस पॉइंट पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक। हाँ, इसमें मैं जानता हूँ 2-3 पॉइंट रह गए, जैसे हमारे एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट हो गए, क्या है क्या नहीं है, वो बेसिक है, वो आप, मेरे को लगता है जहाँ तक सेल्फ रीड पे कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ऐसे 200 मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है फाइनल लेवल पे, तो सिंपल आप जल्दी रीडिंग लेके ख़त्म कर सकते हैं इससे वो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, इसके साथ मिलेंगे हम, ठीक है। वो बेसिक है, वो भी हम ज़्यादा लंबी इसकी वीडियो भी नहीं होगी, इनफैक्ट मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ। ऑफ कोर्स रिवीजन कर रहे हैं तो छोटी वीडियो में रिवीजन होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 210 के साथ मिलेंगे हैं, जैसे 200 के साथ मिलेंगे। और आप ये बताना कि ये कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।